Good evening, my dear students. This is अभिषेक आनंद. आप सबों को आज मैं साइंस का प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूँ. इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पहले हल करूँगा. आप सब लोग इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर लेंगे ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न आपको छूट ना सके. आप में से बहुत सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारा ऐसा वीडियो आने वाला है जो आपके काम का हो. तो इसमें बता दें आपको कि कुल 80 अंक होते हैं. 80 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से 40 आपको बनाने होंगे, जिसमें से 40 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे और बाकी 40 अंक प्राप्त होंगे सब्जेक्टिव टाइप से. इसमें निर्देश भी दिया गया. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुत्रिका 10 अंकों का अवश्य लिखेंगे. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे और दाहिने हाशिए को छोड़ करके लिखेंगे. ये सब कॉमन सी बातें हैं जो आप लोग पहले से करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं. मुख्य इसमें बात है कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनमें से कि 40 का ही उत्तर देना है. याद रहे, सिर्फ 40. अगर आप 40 से अधिक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको अधिक मार्क्स नहीं मिलेंगे. शुरू से लेकर के और जितना भी 40 तक गिना जा सकेगा वहीं तक के अंकों को जोड़ा जाएगा. उसके बाद आप जो बनाए होंगे ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा. इसलिए आप ऐसा ही अभ्यास करेंगे और एग्जामिनेशन में केवल 40 अंकों को ही बनाएंगे. अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे, जिसमें कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं. आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा. और दूसरा प्रश्न इसमें है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है. प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? आप जानते हैं, कांच में, मिट्टी में, वायु में या निर्वात में. अर्थात निर्वात में जहाँ भी हवा भी नहीं हो, अंतरिक्ष में जहाँ कह सकते हैं. तो आपका सही आंसर होगा 0, अर्थात डी. प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? वर्ण विक्षेपण के लिए आप जानते हैं प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है. दर्पण से वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, अर्थात प्रकाश के 7 रंग अलग अलग नहीं बढ़ सकते. लेंस से भी ऐसा नहीं होता और कांच के सिले से भी नहीं होता है. लेकिन प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती हैं. इसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है. प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है. जैसा कि आप अच्छे से जानते होंगे, मिनिमम 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए स्पष्ट दृष्टि के लिए. उससे अगर कम दूरी होगी तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा. इस प्रकार से आपका सही आंसर ए होगा, 25 सेंटीमीटर. 25 मीटर नहीं लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर. अब हम देख रहे हैं कि अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? और एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में. 5 सतह, क्योंकि 3 आयताकार सतह होते हैं और 2 त्रिभुजाकार होते हैं, ऊपर और नीचे वाले. अतः कुल मिलाकर 5 सतह होते हैं. किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, इससे तो कोई बनेगा नहीं छोटा, तो बराबर दिखाएगा. उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं. तो अवतल दर्पण में जानते हैं कि छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को दिखाया जाता है. आपका आंसर सही है बी, उत्तल दर्पण. इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है. विद्युत विभव क्या है? आपका प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश एवं अदिश राशि, इनमें से कोई नहीं. इसका सही जवाब बी होगा, मतलब सदिश राशि है. सदिश राशि वैसी राशियां होती हैं कि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी अर्थ होता है, ज्ञान होता है, जरूरी होता है. प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या प्रिज्म. अब पहले इसमें बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं कि उत्तल दर्पण
हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाता है और वही सही आंसर होगा ए, क्योंकि उत्तल लेंस तो हो नहीं सकता, लेंस में तो आर पार दिखाई देगा, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अवतल दर्पण ये तो बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का दिखा सकता है, और फ्रिज से तो कोई प्रतिबिंब बनता नहीं है। प्रश्न संख्या 9, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तब वह किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर या अभिलंब से निकट? तो आपको हम बता दें कि ये अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। जब भी कोई विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। इसलिए आपका आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का बहुत सारे लोग एम्पीयर मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। टेस्ला ही इसका सही उत्तर होना चाहिए और आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी कहते हैं। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 एवं R2 हैं का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। R किसके बराबर होगा? तो जैसा कि पार्श्व क्रम में आप जानते हैं कि 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे आगे तो यह प्राप्त होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, और इस प्रकार से आपका सही आंसर सी होगा। जूल प्रति कूलाम कहा जाता है। जूल प्रति कूलाम किसे कहा जाता है, अर्थात किसके बराबर होता है? तो ये सही उत्तर इसका है वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखिए प्रश्न बहुत ही घुमाया गया है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ, ऐसे प्रश्न पूछा था कि नहीं देख सकता है, लेकिन यहाँ पूछा है कि देख सकता है। तो क्या देख सकता है? दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो आपका सही जवाब होगा कि दूर की वस्तुओं को वह साफ साफ देख सकता है, क्योंकि दूरदृष्टि वाला नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो दूर वाला साफ साफ देखेगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा प्रवाहित करती है, 12 वोल्ट पर प्रवाहित करती है। 12 वोल्ट तो होगा नहीं, पहले आप जान गए। तो आपका आंसर बी और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत हो गया। अब 220 वोल्ट दृष्ट धारा होगा या प्रत्यावर्ती? तो दृष्ट धारा डायरेक्ट करंट होता है जो बैटरी से होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा आपका सही आंसर होना चाहिए, और इस प्रकार से आपका सी आंसर सही होगा। समझ गए आप लोग? अब आगे हम बात करेंगे लघु पथन, जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक हो जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। वस्तुतः यह शॉर्ट सर्किट होता है लघु पथन। रास्ता बहुत छोटा जाता है विद्युत के लिए, तो वहाँ पर विद्युत का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए तो फिर वो तार गलने लगता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अब बिजली का सुचालन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा सुचालक क्या है? बिजली का सुचालक इनमें से कौन सा है? शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल या ग्रेफाइट? आप जानते हैं शुष्क वायु से हो नहीं, कागज से होगा नहीं, मिट्टी का तेल भी नहीं हो सकता है। यही एक है ग्रेफाइट, जो कि इस ऑप्शन के लिए सही बनता है, इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन बनता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी क्षार होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। 7 से जैसे जैसे कमते जाएगा वह अम्ल का मान हो जाएगा, तो 7 से अधिक होना चाहिए। क्षारीय विलयन का मान आपका आंसर बी होगा, 7 से अधिक। 18 संख्या प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, मतलब यह पूरे ग्रुप से अलग है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप देख लेंगे, संदेह है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 40 प्रश्न को आपको हल करना है, इसलिए आप इसको छोड़ के बढ़ सकते हैं या आप देख लेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
अभी अभी तुरंत मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अभी हम बढ़ेंगे। निम्नांकित में किस, प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, माने ट्रिपल बॉन्ड पूछता है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका सही आंसर है C3H4, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 3 कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन की संख्या कम जाएगी, और हाइड्रोजन की सबसे कम संख्या जो है वह C3H8 है। इसमें 3 कार्बन के लिए सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन हैं। और वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब अगला फॉर्मूला पूछा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको अच्छे से जानते हैं। एल्केन, एल्केन में फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। दो दो घटते जाता है। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हमेशा से 4 होती है। अब अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 23, यह कहता है कि अम्लराज, अम्लराज जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, अम्लराज HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। इसमें 1:3 सही इसका जवाब है, अर्थात 1 अनुपात रहेगा इसमें HCl और 3 अनुपात HNO3, तभी वह एक्वारेजिया अर्थात अम्लराज कहलाएगा। हमारा शरीर pH मान की किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है, अर्थात हमारा शरीर सही कार्य तभी करेगा जब pH मान क्या होना चाहिए। इन ऑप्शंस में से 7 से 7.8 अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। अगर अम्लीयता हो जाएगी तो हमारे बॉडी में अच्छे से कार्य नहीं हो पाए, इसलिए सही जवाब होगा 7 से 7.8 अर्थात सी। प्रश्न संख्या 25, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ध्यान दें, अधातु लिखा है, धातु नहीं। धातु होता तो पारा होता, यहाँ पे अधातु है, और ऐसी स्थिति में आपका सही जवाब होना चाहिए ब्रोमीन ए। अगला प्रश्न इसमें है एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है। एथेनॉल, एथेनल, एथेनॉल या एथेन। तो आपका सही जवाब होगा एथेनल, अर्थात आंसर सही होगा आपका बी। निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। धातुओं के वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, और आपका सही जवाब है एथाइन, जिसे हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। निम्नांकित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था। तिर्यक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, और आपका सही जवाब होगा सी, डोब्रेनर। डोब्रेनर ने ही तिर्यक नियम दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। इसका पहला ऑप्शन जो है 7 वो सही जवाब है, उसमें आवर्तों की संख्या कुल 7 थी या अभी भी है। कोयला तथा पेट्रोलियम हैं, आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम नवीकरणीय ईंधन तो हो नहीं सकते हैं, नाभिकीय ईंधन हो नहीं सकते हैं, बायोगैस है नहीं। ये इसका सही जवाब है ए, अर्थात ये है जीवाश्म ईंधन। और इसके बाद निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स वायु है, जल है, मृदा है, अर्थात सभी के सभी हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर चलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। आप परमाणु संख्या सबका याद कर लें, कम से कम 20 तक तो जरूर याद कर लेंगे, और इसका परमाणु संख्या 20 ही है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, बिल्कुल जरूरी है। CO2 तथा जल एकदम चाहिए। सूर्य प्रकाश इसके बिना हो ही नहीं सकता है,
अर्थात आप जानते हैं स्वपोषण के लिए 4 चीज़ें चाहिए और चारों के नाम दिए हुए हैं, अर्थात सही आंसर डी होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अपघटक अर्थात डिकम्पोजर कह सकते हैं, सैप्रोफाइट भी कहेंगे। तो इसमें डिकम्पोजर के रूप में सही आपका जवाब होगा बी अर्थात बैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 35 एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प अर्थात जिसमें केवल नर या केवल मादा हो, और इसका सही जवाब है पपीता, क्योंकि सरसों उड़हल इसमें ऐसा नहीं होता, ये द्विलिंगी पौधे होते हैं, इनमें नर और मादा दोनों होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने, जैसा कि आप खूब अच्छे से पढ़े होंगे, उन्होंने मटर का चयन किया था। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो किसी भी जीव को अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए एक ही प्रोसेस है, जनन। भले ही तरीका अलग अलग हो, लेकिन जनन के द्वारा ही अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं कोई भी जीव। अब हम प्रश्न संख्या 38 में चलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। फिजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज, तो आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन कहलाता है, अर्थात इसका सही आंसर डी होगा निषेचन। स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, पुष्पासन, वर्तिका या अंडाशय, और इसका सही जवाब होगा अंडाशय। प्रश्न संख्या 40 कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? इसको हम लोग सर्वग्राही भी कहते हैं। ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और सभी ब्लड ग्रुप से वो ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वह सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि वह किसी भी ग्रुप के ब्लड को वह दे सकता है, और ए केवल ए से लेगा, ए को देगा, और बी जो होगा वह केवल बी से लेगा और बी को ही दे सकता है। अतः सही आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है। प्रश्न संख्या 41 मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है, जिसमें कि आपको 4 नियम दिए गए हैं। मेंडल का स्वतंत्र विन्यास नियम और पृथक्करण का नियम, प्राकृतिक चयन का नियम, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब इसमें बी है, अर्थात मेंडल का प्रथम नियम जो था वह पृथक्करण का नियम था। 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन। अमीबा में आप जानते हैं द्विखंडन होता है, हाइड्रा में भी स्पोर निकलता है। अब यहाँ पे स्पाइरोगैरा की बात करें तो इसमें पुनरुद्भवन होता है। इनमें सही जवाब स्पाइरोगैरा होना चाहिए। अगला प्रश्न है गर्भपात की सुरक्षित अवधि, मतलब वह कौन सी अवधि है जिसमें गर्भपात कराने से जच्चा अर्थात माता को कोई दिक्कत नहीं होती है? तो उसका सही जवाब है 3 महीने के भीतर, क्योंकि 3 महीने में शरीर का लगभग विकास हो चुका होता है, लिंग का भी निर्माण हो चुका होता है। उसके बाद अगर गर्भपात हो तो नुकसान होता है बॉडी को बहुत ज़्यादा। प्रश्न संख्या 44 भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? अब इसके लिए आपको 4 दिए गए हैं ऑप्शन, थायरोक्सिन, एड्रेनिन, इंसुलिन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब एंडोर्फिन्स होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप चुन पाएंगे मेरे अनुसार डी, इनमें से कोई नहीं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि प्यूटिटरी ग्लैंड को कहा जाता है। ये सारे ग्रंथियों को संचालन भी करने में मदद करता है अपना कार्य करने के अलावा। पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन, इसमें से ऑक्सिन जो लिखा है वही एक पादप हार्मोन है ऑप्शन ए में। एड्रेलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये सब मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, पादप के अंदर नहीं पाए जाते। प्रश्न संख्या 47 की बात करें, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इनमें इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि मनुष्य के लार में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 48 निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? अब अगर पहली बार देखे थे जो मेंडल ने प्रयोग किया था तो उनमें लंबा पौधा हुआ था, तो हम इसको
लंबा ही मान के चलेंगे, आपका ऑप्शन यही सही होना चाहिए। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र देखिए, आपका सही आंसर जो है वो लेंस सूत्र के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f अर्थात ऑप्शन संख्या सी होना चाहिए। यही अगर दर्पण सूत्र होता तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लेंस सूत्र है, वही लेंस सूत्र में माइनस हो जाता है। प्रश्न संख्या 50, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, अर्थात दोनों तरफ से अवतल लेंस होना चाहिए, तो उसे अवतल लेंस ही कहेंगे। तो अवतल लेंस ऑप्शन में है नहीं, ऐसे तो द्विअवतल लेंस लिखा हुआ है, तो अवतल लेंस ही कहना चाहिए। ऑप्शन संख्या ए जो है वो अपसारी लेंस कहता है, तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी भी कहते हैं, कॉनकेव, अर्थात आपका सही आंसर जो है वो होगा ए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब होगा धनात्मक। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम थे और अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। तो इसका प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर सी होगा, अर्थात 2। अब हम बात करें प्रश्न संख्या 53 की, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे और 10th में पढ़ना ही था। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए वह दूर से ही दिखाई पड़ेगा, तो खतरे के निशान के लिए या सिग्नल के लिए जो भी होगा लाल रंग का प्रयोग होता है। विद्युन्मय तार, जिसको हम लाइव वायर भी कहते हैं, इस किस रंग के लिए प्रयोग करना चाहिए? यह नियम के हिसाब से लाल रंग का प्रयोग होता है। लाल रंग के तार को विद्युन्मय तार, जिसको हम लोग गर्म तार भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल सही जवाब है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रश्न संख्या 56, तो चालक की लंबाई पे भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब इसमें होगा डी, इनमें सभी। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.241 इंटू 10⁻18 होता है, तो यहाँ पे 241 तो है नहीं, तो 2.5 होगा, 6.25 होगा, 6.25 इंटू 10⁻18, अर्थात सही आंसर ए होगा। कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? प्रश्न संख्या 58 में कहता है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए कौन से छड़ का इस्तेमाल किया जाता है? थोड़ा सा संदेह है इस प्रश्न पर, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 59 में, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। डेनमार्क को कहते हैं, क्योंकि डेनमार्क में पवन बहुत तेज चलते हैं और वहाँ पे पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने में। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन मतलब एक कोई भी पदार्थ है वह टूट करके 2 नए पदार्थों का निर्माण करेगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में एक पदार्थ होने चाहिए और इसका सही आंसर ए होगा 2KClO3। यह टूट करके 2KCl प्लस 3O2 में बन जाता है। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CHCl3, तो सही उत्तर इसका होगा सी, CHCl3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम, और प्रश्न है निम्नांकित में कौन लवण है? हम लोग जानते हैं लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसका इस्तेमाल हम लोग सामान्य खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको साधारण नमक भी कहते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है, इसलिए सही आंसर ए होगा। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटने के लिए उसका बहुत ही सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, और सोडियम एक ऐसा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है, तो सही आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या
65 हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट लोहा का होना चाहिए, तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, सही आंसर आपका ए होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन वैसे तो सभी इसमें हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन सबसे कम जिसमें कार्बन देखेंगे उसी को हम सरलतम चलेंगे। आपका सही उत्तर मीथेन होगा, क्योंकि मेथ एक को दर्शाता है, मीथेन में एक ही कार्बन होते हैं। अब प्रश्न संख्या 68 दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, ये दूध से दही बना है। रबर एक बहुलक है, रबर किस चीज़ का बहुलक है? इसका सही जवाब है आइसोप्रीन। कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट भी है, फुलेरिन भी कार्बन के ही अपरूप हैं, अर्थात इनमें सभी, अर्थात डी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा, लेकिन यहाँ पे जोड़ा पर पूछा नहीं है, कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, और इस प्रकार से 23 जोड़ा मतलब 23 दूना 46। आपका सही जवाब सी होगा। 46 निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग हैं? उत्सर्जी अर्थात शरीर के अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंग। तो वृक्क है, किडनी, जो शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो ये नेफ्रॉन होता है, जो किडनी में क्लियर करने का काम करता है, यही बेस है। सही जवाब नेफ्रॉन बी होगा। अब हम चलेंगे 74 पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो भोजन के पाचन की बात करें तो वह छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है, बड़ी आंत में बचे हुए कुछ पदार्थों का शोषण होता है, तो सही आंसर सी होगा, छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 75 कहता है उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन, इसका सही जवाब ए होगा। 76 एंड्रोजेन है, एंड्रोजेन एक नर हार्मोन है, तो सही जवाब ए होगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसमें थोड़ा सा संदेह है, हम इसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। पुरुष का मैथुन अंग क्या है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मैथुन अंग पुरुष का होता है पेनिस, जिसको कहा जाता है हिंदी में शिश्न, अर्थात आंसर होगा डी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, तो होमोसेपियंस इसमें बी में भी और सी में भी लिखा हुआ है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल से होना चाहिए होमोसेपियंस, जो कि सही आंसर बी में दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 80 कहता है बीज पत्र का कार्य है, बीज पत्र का क्या कार्य है? तो ये न्यूट्रिशन को प्रदान करता है, मतलब खाद्य पदार्थों का संग्रह करेगा, तो बीज पत्र का सही कार्य है खाद्य संग्रह, आंसर बी होगा। इसी के साथ प्रश्नों की संख्या समाप्त हो गई है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सब लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जितने भी आपके संपर्क के लोग हैं उनको शेयर भी करें, क्योंकि आपके पढ़ाई के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए यह बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर के आता है चैनल, इसलिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, गुड नाइट, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।